गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मजे में है ना सब? बहुत बढ़िया, मजे में ही रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई में भी बिल्कुल कमी नहीं रखिए। छुट्टियां हैं लेकिन अपना काम हम अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है? तो आज हम चालू करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी तक हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, लेकिन अब एक स्पेशल केस ऐसा है जब कभी भी पूछ देता है ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, तो क्या करेंगे? तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच की एक पोजीशन ले लेते हैं। देखिए कितना सरल टॉपिक है, बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ते हैं। हम लोगों ने माना क्या कि एक डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। अब ये डायपोल क्या कर रहा है कि मान लेते हैं कि O पॉइंट से ये थीटा एंगल का एंगल शो कर रहा है और यहां पर हम S पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ना तो ये एक्सियल है ना तो इक्वेटोरियल है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा कि कुछ ना कुछ एक्सियल पोजीशन होगी और उसमें कोई ना कोई इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। तो एक काम हम लोग करते हैं कि हम जानते हैं कि थीटा के पास वाला एंगल कॉस होता है, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपना क्या करेंगे, कॉस थीटा ले लें। तो सिंपली हम लोगों ने शो क्या करा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन, अगर हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या डायपोल मोमेंट का है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं P cos थीटा। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया, ये P1 आ जाएगा। तो अब हम यहां से कह क्या सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, याद करिए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। अब P को हमने यहां पर P1 से रिप्रेजेंट करा था, तो क्या बन जाएगा 2p1 अपॉन r क्यूब। अब P1 की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो E1 की वैल्यू निकल कर क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। अब ऐसे ही जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, ऐसे ही हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं हमेशा होगा P sin थीटा। अब इसको हमने P2 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम जानते हैं एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से हमने P2 के लिए पहले फॉर्मूला निकाला, तो यहां से E2 की वैल्यू निकाली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये केवल P अपॉन r क्यूब होता था। याद करिए अगर आपको याद आ रहा हो, एक्सियल पोजीशन 2p अपॉन r क्यूब, इक्वेटोरियल पोजीशन p अपॉन r क्यूब। तो हम लोग क्या लिख देंगे, P2 की वैल्यू लिख दी, तो आ गया यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो हमें यहां से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकल कर आ गई एक्सियल पोजीशन के लिए और E2 निकल कर आ गई इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। अब याद करिए, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे एक दूसरे से तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, याद आ रहा है ना आप लोगों को? याद करिए कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते थे तो उनका रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं √a² प्लस b² से। तो यहां पर a और b की जगह E1 और E2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो √E1² प्लस E2²। क्या रख दी वैल्यू, जरा देखिए, पहले वाले की वैल्यू आ गई 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। सेम सेकंड वाली वैल्यू P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखिए यहां से कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कैसे बना सकते हैं। तो देखिए दोनों में हम देख रहे हैं कि P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कॉमन है, इसको हम कॉमन ला के निकाल लें, हमारा टॉपिक बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अंदर बचा क्या, अंदर हमारा बचा 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos² थीटा और यहां से sin² थीटा बन गया। अब ये जो स्क्वायर के साथ है टर्म, इसको अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। क्यों, स्क्वायर में है, अंडर रूट से बाहर आसानी से निकल आएगा। अब ये देखिए 4 cos² थीटा है, तो हम जानते हैं sin² थीटा और cos² थीटा 1 बना सकते हैं। तो एक cos² थीटा यहां से निकाल लिया हम लोगों ने, तो इसको लिख दिया 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा और sin² थीटा तो था ही था हमारा, तो एक sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यहां से ये 1 हो गया। तो आ क्या गया 1 प्लस 3 cos² थीटा, और जो बाहर चल रहा था टर्म उसको हमने और अच्छे से मॉडिफाई करके लिख दिया, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P
अपॉन आर क्यूब। तो हम लोगों ने देखा कि अब हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गई, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ना एक्सियल पोजीशन पर ना इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इन दोनों के बीच की जो पोजीशन है किसी भी पॉइंट पर, वहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग यहां से दोनों की डायरेक्शन निकालना चाहें कि दोनों के डायरेक्शन की रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, तो हम यहां से मान के चलते हैं जब भी कभी हम डायरेक्शन निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो याद करिए डायरेक्शन कैसे निकालते थे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि इक्वेटोरियल वाली पोजीशन की वैल्यू रख दी हमने, p sin थीटा अपॉन 4πε0 r क्यूब जो आई थी। फिर उसके बाद x एक्सेस वाली पोजीशन 4πε0 r क्यूब अपॉन 2p cos थीटा। तो सारी ये वैल्यू से ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, p से p कैंसिल हो गई, 1/2 और sin थीटा अपॉन cos थीटा बन गया हमारा tan थीटा। तो ये क्या हो गई, हमारी डायरेक्शन निकल कर आ गई, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा बोर्ड एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सरल क्वेश्चन, चुटकियां बजाकर आप समझ जाएंगे। देखिए कितना सरल है क्वेश्चन। हम क्या निकालने जा रहे हैं, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पे हम टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिए, टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, मतलब कि मूवमेंट की वजह से अगर कोई बॉडी प्लेन रोड पर ना चलकर मूवमेंट कर रही है, उसकी वजह से जो फोर्स निकल कर आता है वो हमारा कहलाता है टॉर्क। और इस टॉर्क पर लगने वाला फोर्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है। तो जरा फिगर पर ध्यान देते हैं कि देखिए ये जो लाइंस मैंने दिखाई हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं। इस पर एक कोई डायपोल रखा हुआ है जिसकी लेंथ 2l है और ये डायपोल -q और +q से मिलकर बना हुआ है। अब हम यहां पर देख क्या रहे हैं कि डायपोल के इस एंड पर भी एक चार्ज लगेगा, चार्ज लग तो है ही, इस पर एक फोर्स लगेगा QE और इस पर भी एक फोर्स लगेगा QE। लेकिन हम जानते हैं डायपोल क्या होगा कि अपने आप को घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करना चाहेगा, इसीलिए इसका एक एंड कहीं इधर घूमना चाहेगा, दूसरा एंड कहीं इधर की ओर घूमना चाहेगा। इसी वजह से हमने दोनों पर अपोजिट फोर्स कुछ दिखाए हैं इस तरह से। अब हमने यहां पर करा क्या कि जरा ध्यान से देखिए कि अगर डायपोल से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करी तो हमने देखा कि थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 12 साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 12 साइन थीटा। अब हम करते क्या है कि आप लैंग्वेज तो इजीली यहां से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम आपको बताते हैं कि अब अगर हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क हम लोग निकाले कैसे, कि अगर हम लोगों ने क्या कहा कि दो फोर्सेस अभी मैंने दिखाया कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकल कर आएगा अपनी डेफिनेशन से, कैसे, अपनी सिंपल सी जो डेफिनेशन होती है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारा टॉर्क क्या आ गया, टाउ इज इक्वल टू फोर्स आया है QE, दोनों पर लगने वाला फोर्स QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, 12 साइन थीटा। और याद करिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, P इज इक्वल टू 2QL। तो जब यहां से हम लोगों ने 2QL की वैल्यू सॉल्व करी तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि 2QL को तो हमने P लिख दिया, साथ में आ गया E इंटू क्या, साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू आ गया PE साइन थीटा। और याद करिए क्लास 11th का एक छोटा सा रूल कि A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता था, AB साइन थीटा। तो अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो AB साइन थीटा लिखा है ना, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। आ गया होगा आपको समझ में। तो ये हम लोगों ने निकाला क्या बेटा, कि टॉर्क ऑन अ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको सारे टॉपिक मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, कोई ऐसा टॉपिक बचेगा नहीं जो आप कर ना पाए। क्या कर देंगे, बिल्कुल हिला के रख देंगे दुनिया। आइए अब इसी से रिलेटेड एक बार 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और शायद ही इसका कोई अटेम्प्ट कर पाया था। वैसे ऐसा कुछ था नहीं जो कुछ कर ना पाए लोग, लेकिन समझने की बात थी। क्वेश्चन जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब लोग इसका मतलब ही नहीं जानते थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए।
क्यों जीरो होनी चाहिए? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, तभी तो दोनों के बीच एंगल हमारा जीरो बन रहा है। तो हमने डायपोल एक दिखाया कि -q और एक इधर रखा +q। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम जानते हैं माइनस से अवे प्लस की ओर, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा होगा माइनस से प्लस की ओर, और हम यहां पर देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए बेटा, रेड कलर वाली लाइन से मैंने आउटवर्ड्स बाहर की ओर दिखाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी इधर की ओर है, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो ऐसा अरेंजमेंट हमारा कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही एक दूसरा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जस्ट इसका अपोजिट। कैसे क्या करेंगे कि अब की बार यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। तो अब की बार मैंने क्या करा कि देखिए चार्जेस की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, यहां माइनस था यहां प्लस था, तो अब की बार मैंने इधर प्लस रख दिया इधर माइनस रख दिया। इससे क्या हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए मैंने इधर की ओर दिखाई है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर। तो अब की बार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए चेंज हो गई, और जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? E और P एक दूसरे के साथ 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज एंटी पैरेलल एंड दिस कंडीशन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सरल सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिलहाल यहां पर एकेडमिक्स में तो नहीं, न्यूमेरिकल्स कभी कदार कंपटीशन में जेई लेवल पर पूछ दिए जाते हैं कि अगर कोई एक डायपोल है, अगर उसको हमने क्या कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट कर छोड़ दिया किसी थीटा एंगल पर, तो ये क्या करता है? ऑसिलेट करना चालू कर देता है। तो हमसे जेई के क्वेश्चंस में, नीट के क्वेश्चंस में ये कई बार पूछा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द डायपोल। आपको एकेडमिक्स में कहीं फॉर्मूला सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कभी टाइम पीरियड निकालना है डायपोल का तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे T = 2π√ml/QE। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? टाइम पीरियड डायपोल का निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? पक्का आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, हम क्या बताने जा रहे हैं कि हमने क्या करा कि अब हम यहां पर पता करने जा रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या एक्सटर्नल फील्ड, कि अगर किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने जा रहे हैं, घुमाने जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कभी भी हम किसी भी चीज को डिस्प्लेस करते हैं तो एक वर्क डन करना पड़ता है, और यही वर्क डन हम यहां पर निकालने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। क्या करा हम लोगों ने? हम दिखा रहे हैं यहां पर कि बेटा हमें मालूम है पहले से ही कि जब कोई डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है थीटा एंगल पर, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा, हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला अभी हम लोग निकाल चुके हैं, PE sin थीटा होता है। अब हम लोगों ने मान लिया क्या कि अगर हम लोगों ने देखा कि एक जो डायपोल है हमारा, ये क्या करेगा? डायपोल जो थीटा एंगल पर है ये अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा? अरेंज करने की कोशिश करेगा। हमने मान लिया कि इसके लिए डायपोल क्या करता है? अपने आप को एक स्मॉल एंगल d थीटा और घुमाता है। तो तब हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर क्या हो जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स की जगह मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब d थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू रख दी हम लोगों ने PE sin थीटा, और साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने रख दिया d थीटा। अब हम क्या मान के चलते हैं? ये तो स्मॉल एंगल रोटेट होने के लिए वर्क डन आया, तो अब हम यहां से क्या मान के चलते हैं कि मान लिया कि डायपोल को हम एक स्मॉल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन थीटा इज इक्वल टू θ1 से फाइनल पोजीशन थीटा इज इक्वल टू θ2 तक घुमा रहे हैं। और जब हम घुमा रहे हैं तो अब हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हमारा फाइनल वर्क डन कितना होगा। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर इधर लिमिट लगा दी। तो लिमिट क्या मतलब क्या? इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो यहां से क्या हो गया? स्मॉल वर्क से नेट वर्क डन आ गया। और जब यहां पर मैंने लिमिट लगाई तो यहां पर लिमिट लगा दी θ1 से θ2। क्यों? क्योंकि घुमा रहे हैं θ1 से θ2 तक, और अंदर लगा हुआ है क्या? PE sin थीटा इंटू d थीटा। अब हम क्या करेंगे? d थीटा मतलब वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो PE कांस्टेंट हो जाएगा, इसको मैंने बाहर कर दिया, और इंटीग्रेशन करेंगे sin थीटा का। तो आपको मालूम है कि sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस का cos थीटा, और लिमिट क्या लग जाएगी? θ1 से θ2। अब हम क्या करते हैं कि
इस माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो माइनस का पीई और जो लिमिट लगी हुई थी हम जानते हैं कैसे लगाते हैं। तो क्या था, हमारा अंदर आ रहा था टर्म्स माइनस का कॉस थीटा, तो लिमिट हमने लगा दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने क्या करा, अपर लिमिट थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट थीटा 1। अब इस माइनस को अगर हम अंदर भेज दें तो कॉस थीटा 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा और थीटा 1 प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रोटेट कर जाता है या स्टोर्ड हो जाता है। और एक स्पेशल कंडीशन हम लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि अगर डायपोल को हम रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट कर रहे हैं, कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से एक स्पेशल पोजीशन थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा डिग्री तक, तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी। तो थीटा 1 की जगह हमने रखा 90, तो कॉस 90 हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो ये तो टर्म 0 हो गया। और थीटा 2 की जगह थीटा रख दिया तो माइनस का कॉस थीटा आ गया। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया, u इज इक्वल टू आ गया माइनस का पीई कॉस थीटा। और याद रखिए ए बी कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता था, ए डॉट बी का। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस का पीई डॉट पी डॉट ई भी लिख सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम यहां से क्या करते हैं कि अगर हम एक और स्पेशल केस लगा दें, यहां पर इस इक्वेशन को हमने एक इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, कि यहां पर एक स्पेशल केस मैंने बनाया ये कि डायपोल को थीटा 1 से 90 से थीटा 2 थीटा तक घुमा रहे हैं। अब एक दूसरा और स्पेशल केस, और ये केस कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, कि अगर हम क्या करें कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम थीटा 1 0 टू थीटा 2 180 डिग्री। तो जब थीटा 1 क्या रखेंगे 0, तो हम यहां पर cos 0 देखते हैं, cos 0 की वैल्यू +1, माइनस में cos थीटा 2 cos 180 -1, तो -1 और दिस -1 विल बिकम +1, तो 1 + 1 मिलके बन जाएगा 2 और साथ में पीई। तो अब हमारा वर्क डन आ जाएगा 2 पीई। तो एक यहां से चीज क्लियर होकर समझ में आ गई कि अगर हमें वर्क डन निकालना है इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, देन द वर्क डन विल बी 2 पीई। बोलिए ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, बहुत अच्छे से टॉपिक्स हैं और ये सारे डेरिवेशंस जितने भी हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाए हैं। एक बार आप पूरी वीडियो देख लीजिए, चुटकियां बजाते हुए आप पूरे के पूरे डेरिवेशन एक बार में कर लेंगे। क्लियर है। आइए एक और आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताते हैं आपको। ये भी कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज, कि अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है उसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए फिगर पर सबसे पहले ध्यान देते हैं। तो एक रिंग का मतलब क्या है, ये देखिए, एक ये मैंने एक रिंग बनाई है, इसके एक्सटर्नल एंड पर देखिए यूनिफॉर्मली वे में एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। रिंग का सेंटर मैंने मान लिया O है, ठीक है ना, इसकी रेडियस क्या है R है, और इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पर x एक्सेस में कोई एक पॉइंट P है। यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, रिंग की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग पूरा काम करने के लिए कभी भी कंपेल नहीं होते हैं, हम लोग दिमागी फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, तो हम लोग इतना काम कभी करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल वर्क डन कर लेते हैं और लास्ट में फाइनली हम क्या करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, नेट वर्क डन आ जाएगा। तो हम दिमाग क्या लगाते हैं कि हम पूरी रिंग के लिए वर्क डन ना निकाल कर हम रिंग पर एक कोई स्मॉल सेगमेंट मान लेते हैं, ए बी एक ही स्मॉल सेगमेंट मान लिया। इसकी वजह से हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले P पॉइंट पे निकालना है, तो इस सेगमेंट से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसके लिए हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि AB सेगमेंट की ही तरह एक जस्ट इसके अपोजिट में भी एक सेगमेंट है, मैंने मान लिया A डैश B डैश है। यहां से भी अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको भी हमने क्या कर दिया, एक इससे मिला दिया। अब डैश 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 करके मैंने इसलिए मिलाया है कि आपको दोनों में डिफरेंस बस पता चल जाए, बाकी कोई खास वजह नहीं है। तो मान लिया मैंने कि अब जब इनको हमने मिला दिया तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन पोजीशन से अल्फा अल्फा सेम एंगल बना रहे हैं। डिस्टेंस क्या है, x है। अब अगर हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ये डिस्टेंस हमारी x है, ये डिस्टेंस r है। तो अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो √r² + x² निकल कर आ जाएगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक अल्फा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है। तो हम यहां पर देखते हैं कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी अल्फा एंगल पर ही तो होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। तो ये भी एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल हम अल्फा मान के इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बाहर की ओर दिखा देते हैं। क्लियर है? अभी नीचे वाला कुछ नहीं देखना है आपको कि मैंने दिखा दिया कि डीई फील्ड आपको मैंने दिखा दी कि थीटा एंगल पर है। अब ये एंगल अल्फा है तो हम क्या करते हैं, डीई के दो कंपोनेंट कर लेते हैं कि डीई का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट डीई कॉस अल्फा और डीई का वाई एक्सिस में कंपोनेंट हमारा बन जाएगा डीई साइन अल्फा। ये बात आपको क्लियर हो गई। सेम अगर हम यहां से देखें तो ये एंगल हमारा अल्फा है, तो इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल के थ्रू देखा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो अब इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कहीं इधर बाहर की ओर लग रही होगी। फिर से वही सेम काम करा कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट यानी कि डीई का एंगल जो थीटा यहाँ अल्फा माना है तो ये हो जाएगा डीई कॉस अल्फा, ये हो जाएगा डीई साइन अल्फा। अब ध्यान देने वाली और समझने वाली एक बहुत आसान सी बात कि डीई साइन अल्फा और डीई साइन अल्फा मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और जब डायरेक्शन हमारी अपोजिट है तो हमें पता चल गया कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो केवल कॉस कंपोनेंट की वजह से ही तो आएगी, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/4πε0 Q/r²। तो Q का मतलब क्या भाई, चार्ज स्मॉल सेगमेंट के लिए स्मॉल आएगा dQ, और डिस्टेंस का मतलब क्या, मान लेते हैं ये पॉइंट A है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी AP का स्क्वायर। तो अब dQ तो ठीक है, अब AP का स्क्वायर मतलब √r² प्लस x² का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया r² प्लस x²। अब हमने यहां पर कहा क्या कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कॉस की वजह से निकल कर आ रही है, तो कंपोनेंट ऑफ या कह सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, क्या लिख सकते हैं, डीई एक्स मतलब एक्स एक्सिस में तो क्या आ रहा है, डीई कॉस अल्फा, यही तो आ रहा है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, डीई की वैल्यू ऊपर से जो निकाली है वो रख सकते हैं, क्या आ जाएगी 1/4πε0 dQ/r² प्लस x²। और साथ में देखिए कॉस अल्फा जो लगा था तो याद करिए कि हम क्या कर सकते हैं कि यहां से इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लें अगर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब x/r² प्लस x², वो भी अंडरवुड में, देखिए लिख के दिखाया मैंने। तो यहां पर मैंने क्या करा, देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू रख दी। अब हम यहां से देखते हैं तो dEx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4πε0 x इंटू DQ, और ये पावर 1 है r² प्लस x² की। देखिए जरा ध्यान से कि हम लोगों ने क्या दिखाया 1/4πε0, ये x dx एक साथ हम लोगों ने लिख दिया, और ये r² प्लस x² की पावर 1 है, और ये r² प्लस x² की पावर हाफ है क्योंकि रूट लगा है, तो 1 और हाफ मिलके 3/2 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये तो हमारा x कंपोनेंट आ गया, और वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि y कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की वजह से ही आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए x एक्सिस में हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो यहां पर जब हमने इंटीग्रेशन लगाया तो 1/4πε0 x dQ/r² प्लस x² की पावर 3/2 का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो साथ में लगा हुआ है dQ, मतलब हम Q के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल दिया मैंने, dQ केवल अंदर रह गया। तो जब dQ का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब Q के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल चार्ज का नेट चार्ज Q आ जाएगा कैपिटल Q। तो देखिए ध्यान से 1/4πε0 Qx/r² प्लस x² की पावर 3/2 आ गया। तो ये उम्मीद है आपको कि ये जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज, ये भी आपको समझ में आया होगा। आज जो भी मैंने आपको 2 से 3 टॉपिक कराए, ये चारों टॉपिक बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली कसम खा के लिख लीजिए कि कोई आपको पूरे 5 to 5 मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता है। आप चुटकियों बजाते हुए एक्सपेरिमेंट पूरा कर देंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपना काम करिए, पढ़ाई करते रहिए और छुट्टियां भी एंजॉय करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे गॉस थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।